क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स आप लोग को प्रोवाइड हो जाएगी, है ना, जस्ट नेक्स्ट डे के पहले आपको मिल जाएगी। तो कुछ भी इशूज रहे तो रिकॉर्डिंग्स को देख लेना, और अगर उसके बाद भी समझ नहीं आए तो पूछ लेना, ठीक है। रिकॉर्डिंग्स में अगर कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो मुझे अपडेट कर देना, ठीक है। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना पार्ट नेटवर्किंग, ठीक है। एक इंट्रोडक्शन समझेंगे नेटवर्किंग क्या होता है, कैसे काम करता है, और कुछ आइडेंटिटीज के बारे में बात करेंगे। जैसा कि कल मैंने बताया था कि जैसे आपको अगर आपके फ्रेंड को कॉल करना है तो आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए, आप लोग बात करोगे मोबाइल नंबर के थ्रू करोगे। इसी प्रकार से हमें अगर एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से बात करनी है तो वो आईपी एड्रेस के जरिए से बात करता है, ठीक है। आईपी एड्रेस आप समझो एक आइडेंटिटी है, एक यूनिक आइडेंटिटी है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा और देखेंगे। एजेंडा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होती है इस बारे में बात करेंगे। नेटवर्किंग कैसे काम करती है इस बारे में बात करेंगे, और अलग अलग टाइप के कौन से नेटवर्क होते हैं, ठीक है। नेटवर्किंग और नेटवर्क के बीच में डिफरेंस क्या होता है इस चीज़ को भी समझेंगे। फिर आईपी एड्रेस और उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। फिर लास्ट टाइम बात करेंगे पोर्ट्स के बारे में, ठीक है। अब देखो व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग होती क्या है, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स की मदद से समझने के लिए कोशिश करेंगे तो अपने को काफ़ी इजी रहेगा, ठीक है। तो जो पहला पॉइंट है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करना, ठीक है। तो अगर एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से बात करनी है तो वो क्या करेगा, वो नेटवर्किंग के जरिए करेगा। यानी कि कम्युनिकेशन जो होगा ये बिना नेटवर्किंग के पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अगर कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होती है, तो कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन होता है, इसमें बातचीत होती है। इसके अलावा शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर शेयरिंग, एप्लीकेशन शेयरिंग, ठीक है। आपने आपके दोस्तों को वेंडर के जरिए फाइल भेजी, शेयरिट के जरिए फाइल भेजी, क्या हुआ, शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर हुआ। ये भी किसके वजह से हो पा रहा है, ये भी नेटवर्किंग की वजह से हो पा रहा है, ठीक है। इसके बाद आता है शेयरिंग ऑफ फाइल, है ना। सिर्फ सॉफ्टवेयर की बात नहीं, अगर किसी भी दूसरे टाइप की भी अगर फाइल रहेगी आपको शेयर करनी होगी तो आप नेटवर्किंग के जरिए ही करते हो, ठीक है। फिर आता है शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब क्या, जो भी चीज़ आप शेयर कर रहे हो, है ना, वो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है। तो साथ ही साथ क्या होती है, इन्फॉर्मेशन शेयर भी होती है। फिर आता है अपना अगला पॉइंट जो कि है इन्फॉर्मेशन प्रिजर्वेशन। अब इस चीज़ को समझते हैं कि आपने आपके दोस्तों को फाइल भेजी, ठीक है, XYZ आप सॉफ्टवेयर भेजा, तो वो क्या होगा, वो जाके उसके डिवाइस के अंदर जो इन्फॉर्मेशन या जो भी डेटा है वो जाके प्रिजर्व होगा, यानी कि वो जाकर सेव हो जाएगा उसके सिस्टम में, है ना। ऐसे ही होता है, आपने किसी को फाइल भेजी या डाउनलोड कर रहे हो तो फाइल आपके जाकर आपके सिस्टम में कहीं ना कहीं पर सेव होती है। तो क्या होता है, इन्फॉर्मेशन प्रिजर्व भी हो रही है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि इन्फॉर्मेशन प्रिजर्वेशन भी नेटवर्किंग के अंदर आती है। फिर आता है सिक्योरिटी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, जिसके लिए अपन बैठे हैं यहाँ पे, कि जब दो सिस्टम के बीच में बातचीत होगी, फाइल शेयरिंग होगी, तो ऐसा ना हो कि किसी अनऑथराइज्ड पर्सन के पास वो डेटा चले जाए, है ना। मैं आपको शेयर करना चाह रहा हूँ, अगर सब लोगों के पास जा रहा है तो वो चीज़ सही नहीं है। तो सिक्योरिटी भी नेटवर्किंग के पार्ट में आती है। इसके बाद आता है शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर। अब हार्डवेयर कैसे शेयर हो रहा है, हाँ, वायर के थ्रू। और वायरलेस, देखो ये आपका मोबाइल है और ये आपके फ्रेंड का मोबाइल है, ठीक है।
जब आप कोई फाइल शेयर कर रहे हो, एक मोबाइल में वाईफाई ऑन रहेगा, दूसरे में हॉटस्पॉट ऑन रहेगा, ठीक है, ऐसे ही होता है वेंडर वगैरह में, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर इस केस में, जब फाइल शेयर हो रही है तो इस मोबाइल का वाईफाई कार्ड और इस मोबाइल का वाईफाई कार्ड दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों एक सिंगल टास्क पे काम कर रहे हैं, एक सिंगल टास्क पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो हार्डवेयर है यानी कि आपका जो वाईफाई कार्ड है, ये दोनों वाईफाई कार्ड एक सिंगल टास्क पे वर्क कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर हो रहा है, ठीक है। और इसके बाद आता है शेयरिंग ऑफ डेटा, ठीक है। शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन तो हमने यहाँ पे देख लिया था। शेयरिंग ऑफ डेटा क्या है, डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या फर्क होता है? देखो, डेटा होता है अनऑर्गेनाइज्ड, और जब हम उस डेटा को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखते हैं कि वो हमें कोई ना कोई हेल्प कर पाए, तो हम उसे इंफॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो शेयरिंग ऑफ डेटा है, देखो जब यहाँ पे हम बात कर रहे थे इन्फॉर्मेशन की, तो कुछ स्पेसिफिक चीज़ों की बात कर रहे थे। जब यहाँ शेयरिंग ऑफ डेटा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मेटा डेटा की हम बात कर रहे हैं। सुना है मेटा डेटा के बारे में? मेटा डेटा का मतलब होता है डेटा ऑफ डेटा, यानी कि जो भी डेटा आप शेयर कर रहे हो, है ना, कोई फाइल होगा, कोई सॉफ्टवेयर होगा, उस डेटा के बारे में जो डेटा होता है, उस डेटा के बारे में जो डेटा होता है उसको हम मेटा डेटा बोलते हैं। जैसे कि जो फाइल आपने शेयर करी है, इस फाइल का भी कुछ ना कुछ डेटा होगा, ठीक है, इसकी भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होगी, जैसे कि ये फाइल कब क्रिएट करी गई हो, ये लास्ट मॉडिफाई कब हुई हो, है ना, इसका साइज क्या है, इस प्रकार की जो भी चीज़ें होती है, किस टाइम पे बनी थी ये फाइल, है ना, इस प्रकार का जो भी डेटा हम देखते हैं, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, मेटा डेटा। तो जब भी मैं बात करूं कि मेटा डेटा क्या होता है, मतलब जो भी फाइल या जो भी सॉफ्टवेयर या जिस भी डेटा के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो भी डेटा शेयर हो रहा है, उस डेटा के बारे में जो हमें डेटा प्रोवाइड हो रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, उसको हम मेटा डेटा बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, मेटा डेटा क्या कभी किसी ने निकाल के देखे किसी भी सॉफ्टवेयर वगैरह से? हाँ, देखो प्रॉपर्टीज होगी, प्रॉपर्टीज के अंदर हमें क्या मिलता है, प्रॉपर्टीज के अंदर हमें लिमिटेड चीजें देखने को मिलती हैं। आगे जाके अपन देखेंगे कि जो मेटा डेटा है उसे हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ नहीं, एलएस करके तो आपसे लिस्ट करा सकते हो, एग्जिट टूल, एग्जिट टूल, हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। तो एक बार कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या है, दो डिवाइस आपस में कैसे बात करेंगे, कम्युनिकेट कैसे करेंगे, फाइल ट्रांसफर कैसे करेंगे, वो फाइल किस प्रकार से सेव होगी, और वो जो इन्फॉर्मेशन जो भी शेयर हो रही है वो किस प्रकार से प्रिजर्व हो पाएगी, किस प्रकार से सेव हो पाएगी, ये सब चीज़ को कलेक्टिवली हम नेटवर्किंग के अंदर काउंट करते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और कि जब हम यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्किंग लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कंप्यूटर तक लिमिटेड है, ठीक है, ये सभी उस डिवाइस पे एप्लीकेबल है जो कि नेटवर्किंग को सपोर्ट करता है, ठीक है, हर उस डिवाइस पे। फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल डिवाइस हो गया, आपका टेबलेट हो गया, आपका वाईफाई राउटर हो गया, ठीक है, सीसीटीवी हो गया, रेस्पबेरी पाई हो गया, और भी किसी प्रकार के डिवाइसेस ले लो जो कि नेटवर्किंग को सपोर्ट करते हैं, उन सब के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब देखो, जब नेटवर्किंग के बारे में हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पर जो डिवाइसेस इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि जो डिवाइसेस नेटवर्किंग को सपोर्ट कर रहे हैं, नेटवर्किंग में जो दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस जो इन्वॉल्व है, हम इनको लैंग्वेज में, नेटवर्किंग की लैंग्वेज में हम इन्हें बोलते हैं होस्ट। तो जब भी मैं अगर बोलूँ कि होस्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, मैं होस्ट अगर कहीं पे आपको लिखा हुआ दिखे तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे डिवाइस के बारे में बात हो रही है। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई भी क्वेरीज है? क्वेरीज रहे तो पूछ लेना, क्योंकि मैं बीच बीच में क्रॉस क्वेश्चन करूंगा चेक करने के लिए, है ना। अब देखो, अब अपन बात करते हैं कि इंटरनेट किस प्रकार से हम तक आता है, ठीक है। तो कुछ एंटिटी समझ लेते हैं। पहली एंटिटी है आईएसपी। आईएसपी मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। वेरी गुड, ठीक है। एग्जांपल दे दो इसका कोई। जियो, एयरटेल, बीएसएनएल, ये सब क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, जो हमें इंटरनेट की सर्विसेज देते हैं। अब देखो, अगर हमें इंटरनेट चलाना है तो हम आईएसपी से ही लेंगे इंटरनेट, और कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं। और जब हम आईएसपी से इंटरनेट लेंगे तो दो तरीके से हम इंटरनेट ले सकते हैं। या तो हम क्या करेंगे, उस आईएसपी की सिम परचेस करेंगे, या फिर हम उसके राउटर को लेकर आएंगे, ठीक है, दो चीज़ें होगी। तो अगर जब हम सिम परचेस करते हैं तब तो मोबाइल में लगा लिए, डायरेक्टली हमारा नेट चलना चालू हो जाता है। राउटर लेके आते हैं तो क्या होता है, है ना, केबल के थ्रू जैसे भी आएगा राउटर हमारे पास, राउटर ऑन करेंगे और बाकी डिवाइसेस उससे कनेक्ट होंगे, ठीक है।
अब ये जो डायग्राम है ना, इसको अपन 2-3 बार करके समझेंगे, ठीक है। एक बार में समझ में नहीं आएगा, एक बार मैं आप लोगों को ओवरव्यू दूंगा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, फिर अपन इस डायग्राम पे वापस आएंगे, फिर कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल चीज़ों को समझेंगे, ऐसा करके 3-4 बार करके इस डायग्राम को समझेंगे, ठीक है। तो अपने पास जो इंटरनेट आएगा वो आएगा ISP की मदद से, ठीक है। दूसरी जो एंटिटी है वो हमें समझनी है राउटर। राउटर मतलब आपका ब्रॉडबैंड, ठीक है। अब राउटर की जगह पे आपका पर्सनल मोबाइल भी हो सकता है, ठीक है। अब होता क्या है, ये राउटर आपने लेकर आए, ये राउटर जैसे ही ऑन होगा तो क्या होगा, जो आपका ISP है ये इस राउटर को इंटरनेट का कनेक्शन प्रोवाइड कर देगा। ऑन होते ही इंटरनेट का कनेक्शन प्रोवाइड होगा, और राउटर का क्या काम है, राउटर का काम है बाकी डिवाइसेस के साथ इंटरनेट शेयर करना, ठीक है। तो ये राउटर ने क्या किया, ये राउटर के साथ कुछ 4-5 डिवाइसेस कनेक्ट हो गए। अब हो क्या रहा है, जैसे ये राउटर बंद था तो तब तक इसके पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं थी। राउटर चालू हुआ तो ISP ने क्या किया, इस राउटर को इंटरनेट का कनेक्शन दे दिया, और इस राउटर से बाकी डिवाइसेस कनेक्ट हो गए, ठीक है। राउटर ने इन लोगों के साथ इंटरनेट का कनेक्शन शेयर कर दिया। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब देखो कुछ चीज़ों को और समझना है। हम क्या करते हैं, हम नेटवर्किंग के थोड़े रूल्स समझ लेते हैं, ठीक है। नेटवर्किंग के कुछ रूल्स की बात कर लेते हैं। देखो होगा क्या कि हम बात करते हैं IP एड्रेस के बारे में। IP एड्रेस एक ऐसा एड्रेस है जो कि यूनिक होता है, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी की यूनिक होता है, यानी कि 2 डिवाइस के पास कभी भी सेम IP एड्रेस नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ ये है कि IP एड्रेस हमें मदद करता है इंटरनेट में बात करने के लिए, यानी कि कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। हाँ, जिस IP की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ये है पब्लिक IP, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट क्या होता है, धीरे धीरे करके इन चीज़ों को अपन क्लियर कर लेंगे। तो अगर आपको इंटरनेट में बात करनी है तो आपके पास पब्लिक IP एड्रेस होना चाहिए, और ये जो पब्लिक IP एड्रेस है ये आपको सिर्फ ISP दे सकता है और कोई नहीं दे सकता, ठीक है। तो होगा क्या, जब आपका राउटर बंद होगा या राउटर की जगह अगर आपका मोबाइल है और मोबाइल का डेटा आपने बंद करके रखा है, तो आपके डिवाइस के पास IP एड्रेस नहीं होगी। कौन सी IP नहीं होगी, पब्लिक IP नहीं होगी, ठीक है। जैसे ही आपने मोबाइल का डेटा ऑन कर दिया या राउटर का स्विच ऑन कर दिया तो ISP क्या करेगा, ISP आपको इंटरनेट का कनेक्शन देगा, और इंटरनेट का कनेक्शन देने के साथ साथ वो आपको एक यूनिक IP एड्रेस असाइन करता है ना, जिसको हम बोलते हैं पब्लिक IP एड्रेस, ठीक है। पब्लिक IP बोलते हैं। तो ये क्या करता है, जो ISP है, जैसे ही आपका मोबाइल का डेटा ऑन होगा, आपके राउटर को आपने चालू करोगे तो इंटरनेट के कनेक्शन को देने के साथ साथ ये आपको पब्लिक IP भी असाइन करता है। क्यों पब्लिक IP असाइन करता है, क्योंकि बिना पब्लिक IP के आप इंटरनेट पे बात नहीं कर सकते, है ना। और जैसे ही आप डेटा को बंद करोगे, आपने राउटर को बंद कर लिया, आपने सिम स्विच कर लिया, किसी प्रकार से नेटवर्क इंटरप्ट हो गया, ठीक है, कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो क्या करेगा, जैसे ही नेटवर्क इंटरप्ट होगा तो आपसे IP को वापस ले लेगा। वापस से जब आप रिकनेक्ट हो गए तो आपको कोई दूसरी IP असाइन कर देगा। हो सकता है वो IP असाइन कर दे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 99% आपको दूसरी IP असाइन कर देगा, है ना। वो कब तक रहेगी, जब तक आपका इंटरनेट स्टेबल रहेगा। जैसे ही इंटरनेट से आप डिस्कनेक्ट हुआ, IP आपकी वापस ले ली जाएगी। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। हर बार IP आपको अलग अलग प्रोवाइड होगी, ठीक है। ये जो IP होती है पब्लिक IP एड्रेस है, डायनेमिक होती है, यानी कि ये टाइम के साथ चेंज होती है, ठीक है। तो अब हुआ क्या, यहाँ पे जो ISP है इसने पब्लिक IP दी इस राउटर को, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 82.10.250.19, ये IP एड्रेस इसने असाइन किया। राउटर को अगर मैं बंद करूंगा तो ये IP एड्रेस वापस ले लिया जाएगा, ठीक है। अब कुछ आइडेंटिटीज के बारे में बात करते हैं। देखो एक चीज़ तो हमने देख ली कि जो पब्लिक IP है ये हमें तब मिलती है जब इंटरनेट का कनेक्शन रहेगा, इंटरनेट का कनेक्शन बंद तो वापस ले ली जाएगी। अब हमारे पास देखो 2 सिनेरियो होंगे। जो हमारा होस्ट है, होस्ट मतलब डिवाइस, है ना, नेटवर्किंग वाला डिवाइस, या तो वो ऑनलाइन होगा या तो वो ऑफलाइन होगा, ठीक है। तो दोनों ही केस में उस डिवाइस की, उस होस्ट की कुछ ना कुछ पहचान होगी, कुछ ना कुछ आइडेंटिटीज होगी। ये आइडेंटिटीज क्या होगी, जब वो डिवाइस ऑफलाइन होगा तब इसके पास टोटल 3 आइडेंटिटीज होगी, ठीक है। ये आइडेंटिटीज क्या क्या है, पहली आइडेंटिटी है प्राइवेट IP।
है ना। एक डिवाइस जो कि ऑफलाइन है, इसके पास 3 आइडेंटिटीज होगी। पहली आइडेंटिटी का नाम है प्राइवेट आईपी। देखो ये पब्लिक नहीं है, पब्लिक और प्राइवेट में डिफरेंस है। पब्लिक आईपी आपको सिर्फ आईएसपी ही दे सकता है, ठीक है। प्राइवेट आईपी आपके पास पहले से होती है ना, क्योंकि एक सिस्टम जो ऑफलाइन है उसके पास मैं बता रहा हूँ कि आइडेंटिटीज होती है 3। एक है प्राइवेट आईपी, यानी कि होगी ही होगी। दूसरी आइडेंटिटी होती है मैक एड्रेस, इसको हम हार्डवेयर एड्रेस भी बोलते हैं। हार्डवेयर एड्रेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये आपके डिवाइस के हार्डवेयर का यूनिक आइडेंटिफायर होता है, ठीक है। मैक एड्रेस का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि आप कौन सा डिवाइस यूज कर रहे हो, ठीक है, और उसकी यूनिक पहचान पता चलती है। हर डिवाइस के पास उसका यूनिक मैक एड्रेस होगा। तीसरी आइडेंटिटी होती है लोकल होस्ट, ठीक है। अब ये लोकल होस्ट क्या होता है, इसकी आईपी क्या होती है और ये किस काम में आता है, इसको अपन आगे चल के देखेंगे, ठीक है। जब डिवाइस ऑनलाइन आ जाता है तो ये तीनों आइडेंटिटीज के साथ, यानी कि जब ऑनलाइन आएगा तब इसके पास टोटल 4 आइडेंटिटीज हो जाएगी। एक हो जाएगी प्राइवेट आईपी, दूसरा हो जाएगा मैक एड्रेस, तीसरा हो जाएगा लोकल होस्ट, वो सभी जो कि आपके ऑफलाइन डिवाइस के पास थी। और एक आइडेंटिटी और इसके पास आ जाएगी, वो आइडेंटिटी क्या होगी? पब्लिक आईपी, है ना। ऑनलाइन आते ही इसे एक आइडेंटिटी और मिल जाएगी जो कि होगी पब्लिक आईपी, ठीक है। ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो पब्लिक आईपी चली जाएगी, फिर ये ऑफलाइन डिवाइस के पास 3 आइडेंटिटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, आगे जाके इसका यूज पढ़ने वाला है, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहो तो इस पार्ट को नोट कर लो, इस आइडेंटिटीज को। प्राइवेट आईपी ये भी यूनिक होती है, लेकिन ये यूनिक कहाँ पे होती है? ये आपके लोकल एरिया, आपके लोकल नेटवर्क में होती है। आगे चल के हम नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कहाँ पर यूनिक होती है ना। हाँ, ये एक्चुअल में रेंज होती है, मैक्सिमम रेंज होती है। तो देखो, हाँ, डिवाइस की कनेक्टिविटी के बिल्कुल लिमिटेशन होती है, लेकिन जो लिमिटेशन होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। एक 4.7 बिलियन एड्रेसेस आप असाइन कर सकते हो, ठीक है। हाँ, IPv4, ठीक है। तो ये देखो, ये यहाँ पर जो अपने काम की चीज़ें है, बाकी तो खैर समझने के लिए थी। यहाँ से आपको जो चीज़ को नोट करनी है, ये रखनी है आपको आइडेंटिटीज, ठीक है। ऑफलाइन डिवाइस की क्या आइडेंटिटीज होगी, ऑनलाइन डिवाइस की क्या आइडेंटिटीज होगी। अब भी नोट कर लीजिए ना, रिकॉर्डिंग्स में नहीं हो पाएगी चीज़ें। पहले से बना रखी है, ठीक है, ठीक है। कुछ एड ऑन चीज़ें लगे तो ऐड कर लेना, है ना। बाकी रिकॉर्डिंग के भरोसे मत रहना कि रिकॉर्डिंग में जाकर मैं वो करूँगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग रिविजन्स के लिए एक बार के लिए ठीक होगी, लेकिन वो आपका जस्ट एक टाइम कंज्यूम करेगा। अच्छा, इस पार्ट में किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ लो। अब अपन क्या करेंगे, इसके आगे वाले पार्ट में अपन नेटवर्क को डिस्कस करेंगे। नेटवर्किंग हमने डिस्कस कर लिया है, अब नेटवर्क क्या होता है इस चीज़ को समझेंगे। नेटवर्क और नेटवर्किंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है इस चीज़ को समझेंगे। नेटवर्क के टाइप्स कौन से होते हैं इस चीज़ को समझेंगे, ठीक है। और जैसे ही हम नेटवर्क को समझ लेंगे, नेटवर्क के टाइप्स को समझ लेंगे, तो हमें जो ये प्राइवेट आईपी पब्लिक आईपी है ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर नेटवर्किंग के एक रूल को समझेंगे हम, ठीक है। नहीं, लोकल होस्ट पार्टिकुलर डिवाइस नहीं है, लोकल होस्ट भी एक टाइप की आइडेंटिटी है। हाँ, हर एक डिवाइस के पास आपको लोकल होस्ट मिलेगा। इसका यूज़ ये होता है कि जब आपको
आप डेवलपमेंट करते हो, कोई ऐप बनाते हो, कोई वेबसाइट बनाते हो, तो आपको टेस्ट करना होता है कि ये जो प्रॉपरली वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। तो आप क्या करते हो, उसको लोकल होस्ट पे होस्ट कर देते हो, आपका जो भी कंटेंट है उसे सर्व कर देते हो आपके लोकल होस्ट पे, जिसकी आईपी रहती है 127.0.0.1। मैक एड्रेस का काम ये है कि ये आपके डिवाइस का हार्डवेयर एड्रेस है। इससे ये पता चलता है कि आप कौन से कंपनी का कौन सा डिवाइस यूज कर रहे हो, ठीक है। नहीं नहीं, IMEI नंबर अलग होता है। IMEI नंबर आपके कंपनी के काम का होता है, ठीक है, जिससे कि वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाते हैं आपके डिवाइस को। मैक एड्रेस से भी कर सकते हैं, IMEI से भी कर सकते हैं, लेकिन IMEI उतना रिलायबल नहीं होता है, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है उस पार्ट को चेंज करना, लेकिन मैक एड्रेस को आप चेंज तभी कर पाओगे जब आप हार्डवेयर को चेंज करोगे, यानी कि डिवाइस को चेंज करोगे। लेकिन अपन मैक एड्रेस को भी चेंज करना सीखेंगे टेम्पररी बेसिस पे, है ना। थोड़ा उसमें अपन, हाँ, मैक चैनल चेंज होगा, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट होता है ये। नोट हो गया वाला पार्ट। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क इन नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के अंदर कौन कौन से टाइप के नेटवर्क होते हैं, ठीक है। तो इन टाइप्स ऑफ नेटवर्क को समझने के पहले अपन ये समझ लेते हैं कि नेटवर्क क्या होता है, ठीक है। नेटवर्क का मतलब होता है रेंज, है ना। जब भी हम नेटवर्क की बात करते हैं तो हम रेंज की बात करते हैं, ठीक है, एरिया की बात करते हैं। अब जैसे कि आप लोग बोलते होंगे कि मेरे डिवाइस में, यार मेरे फ़ोन में नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि हम वो जो हमारा है उस जो हमारा है ना, हम उसके रेंज के अंदर नहीं, हम उसके एरिया के बाहर है ना। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं वाईफाई के नेटवर्क के बाहर हूँ, तो मैं क्या है, वाईफाई की जितनी रेंज है 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, उसके मैं बाहर हूँ। तो ये होता है हमारा नेटवर्क। नेटवर्किंग तो वो होता है कि किस प्रकार से डिवाइस आपस में बात करेंगे, फाइल्स को शेयर करेंगे, सिक्योरिटी किस प्रकार से मेंटेन करेंगे। नेटवर्क हमें ये बताता है कि जो भी नेटवर्किंग चल रही है वो कितने रेंज तक उसकी लिमिटेशंस है, ठीक है। अब क्योंकि नेटवर्क में हम बात कर रहे हैं रेंज की, नेटवर्क में हम बात कर रहे हैं एरिया की, तो ऑन द बेसिस ऑफ रेंज, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, है ना, जो हमारे नेटवर्क है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। अब रेंज के बेसिस पे जो हमारा पहला नेटवर्क होता है उसे हम बोलते हैं लैन, दूसरा होता है मैन, तीसरा होता है वैन। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब आगे बढ़ के इस चीज़ को समझ लेते हैं कि ये तीनों नेटवर्क्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। डिफरेंस अगर मैं मोस्ट कॉमनली आप सभी को बताऊं तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है रेंज का ही डिफरेंस होता है, ठीक है। अभी समझ में आ जाएगा। ये आपका राउटर है, ठीक है, और इस राउटर से 4-5 डिवाइसेस कनेक्ट हो गए, ठीक है। अब ये राउटर की रेंज कितनी रहेगी, 10 मीटर रहेगी, 50 मीटर रहेगी, 100 मीटर रहेगी, इससे ज़्यादा तो नहीं रहेगी। यानी कि अगर देखा जाए तो ये जो राउटर है इसकी रेंज एक लोकल एरिया तक सीमित है और इससे एक लिमिटेड नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्ट है ना। तो इस टाइप का जो ये नेटवर्क बनेगा, ये जो पूरा रेंज बनी है, ये जो पूरा नेटवर्क बना है ना, ये जो पूरे एरिया का जो नेटवर्क बना है, इसको हम क्या बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं, इसको हम लैन बोलते हैं, ठीक है। नाम से इसे अपन कर पाएंगे मेंशन कि हाँ, लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क है। ये जो एरिया है इसकी जो रेंज है ये लोकल है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है यहाँ पे आपका राउटर ही रहे, यहाँ पर आपका मोबाइल भी हो सकता है। आपके मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन है और 4-5 डिवाइसेस कनेक्ट है, 15 डिवाइसेस कनेक्ट है। अब इसकी भी रेंज क्या होगी, इसकी भी रेंज एक लोकल एरिया तक सीमित होगी, ठीक है, एक छोटी सी रेंज होगी, तो इसको हम बोलेंगे लोकल एरिया नेटवर्क। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बात करते हैं हम फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की रेंज लोकल एरिया नेटवर्क से थोड़ी बड़ी होती है, 500 मीटर होगी, 1 किलोमीटर होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। तो होगा क्या, कुछ लोकल एरिया नेटवर्क को मिला के मान लेते हैं यहाँ पे 3 लोकल एरिया नेटवर्क में, एक ये लैन है, एक ये लैन है, एक ये लैन है। ये कलेक्टिवली जब मिलके एक नेटवर्क बनाएंगे तो इसको हम बोलेंगे मैन, ठीक है। थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ इस चीज़ को कि लोकल एरिया नेटवर्क में तो आपकी जो रेंज थी वो काफ़ी कम थी, मैन के अंदर आपकी रेंज बढ़ जाएगी, आपका एरिया बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल कॉलेज कैंपस, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, आपके कॉलेज के अंदर भी, कॉलेज बिल्डिंग्स के अंदर भी इंटरनेट चल रहा होता है, लाइब्रेरी के अंदर भी चल रहा होता है, कैंपस के अंदर भी चल रहा होता है, ठीक है, लैब्स के अंदर भी चल रहा होता है। तो क्या होता है, एक बड़ा एरिया रहता है ना, कुछ 200 मीटर 500 मीटर एक बड़ा एरिया रहता है और उस कैंपस के अंदर बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क से ज़्यादा डिवाइसेस होते हैं और इसकी रेंज भी थोड़ी बड़ी होती है।
और एग्जांपल अगर हम ले लें तो हम एक किसी कंपनी के कैंपस को ले सकते हैं, या फिर हम किसी सोसाइटी के कैंपस को ले सकते हैं जहाँ पे बिल्डिंग्स भी है, ऑफिसेज भी है, ठीक है, घर के अंदर भी नेटवर्क इंटरनेट जा रहा है, लेकिन ये सब ना एक ही नेटवर्क से कनेक्टेड है, एक ही नेटवर्क के अंदर इन लोग सबके सब लाई करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसको हम मैन बोलते हैं। क्या लोकल एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में कोई डाउट है किसी को भी? अब देखो हमारी थोड़ी सी रेंज बढ़ गई यहाँ पे मैन में। तीसरा आता है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, जिसकी रेंज होती है ग्लोबल। ग्लोबल मतलब हाँ, स्टेट टू स्टेट। ग्लोबल का मतलब क्या होता है? पूरी ग्लोब पे, यानी कि पूरे अर्थ तक इसकी रेंज होगी, है ना। अभी तक हमारी रेंज क्या धीरे से हमने बढ़ी थी, 100 मीटर से हम 500 मीटर 1 किलोमीटर तक पहुंचे थे। जब वाइड एरिया नेटवर्क की हम बात करें तो इसकी रेंज होगी ग्लोबल, यानी कि आप इस कंट्री से उस कंट्री में बात कर लो, है ना, अर्थ के एक कोने से दूसरे कोने में बात कर लो, इसकी जो रेंज है पूरी ग्लोबल है, पूरी ग्लोब तक इसकी जो है रेंज है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है www, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि हमारा इंटरनेट की रेंज कितनी है? पूरी ग्लोबल है ना। आप यहाँ से गूगल का सर्वर तो कहीं और पर है, लेकिन आप एक्सेस कर पा रहे हो, आप किसी को भी एक कोने से दूसरे कोने में आप फाइल्स को शेयर कर पा रहे हो, एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से बात कर पा रहा है। तो इंटरनेट की ग्लोबल रीच होती है ग्लोबल, और ये होता है हमारा www, वर्ल्ड वाइड वेब इसका एग्जाम्पल है, और ये होता है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। क्या तीनों पार्ट में क्लियर है? ठीक है। अब यहीं से हम क्या करते हैं, नेटवर्किंग के रूल को समझ लेते हैं। टाइप्स ऑफ नेटवर्क हो गए हमारे, अब नेटवर्किंग के रूल को समझ लेते हैं, ठीक है। नेटवर्किंग का रूल हमें क्या बता रहा है? नेटवर्किंग का रूल हमें ये बता रहा है कि दो डिवाइस जब भी एक दूसरे से नेटवर्किंग करेंगे, नेटवर्किंग में बात होगी, फाइल शेयर होगी, तो किस तरीके से होगी, कौन से रूल्स को फॉलो करके होगी, ठीक है। तो नेटवर्किंग का बेसिक सा रूल ये बोलता है कि कोई भी लोकल एरिया नेटवर्क का डिवाइस किसी भी वाइड एरिया नेटवर्क वाले डिवाइस से डायरेक्टली बात नहीं कर सकता, है ना। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई डिवाइस लोकल एरिया नेटवर्क में है, जैसे कि यहाँ का वाईफाई ऑन है, मेरा सिस्टम वाईफाई से कनेक्ट है, ठीक है, तो ये कहाँ तक बात कर सकता है? सिर्फ लोकल एरिया नेटवर्क तक बात कर सकता है। अब अगर इसे बात करनी होगी वाइड एरिया नेटवर्क में, यानी कि इंटरनेट पे, फॉर एग्जांपल अगर मुझे गूगल से बात करनी है इस सिस्टम को, तो ये डायरेक्टली वाइड एरिया नेटवर्क से बात नहीं कर सकता। लोकल एरिया नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क से डायरेक्ट बात नहीं कर सकता। अगले शब्दों में अगर मैं बोलूं तो प्राइवेट आईपी पब्लिक आईपी से डायरेक्ट बात नहीं कर सकती। देखो ये दोनों चीजें बोलने में सेम है, क्योंकि जो वाइड एरिया नेटवर्क है, यानी कि इंटरनेट पे बात करने के लिए आपको जिस आईपी की रिक्वायरमेंट रहेगी वो रहेगी पब्लिक आईपी। लोकल एरिया नेटवर्क में अगर आपको बात करनी है तो आपको प्राइवेट आईपी के जरिए आप बात करते हो, है ना। तो लोकल एरिया नेटवर्क में आप बात करते हो प्राइवेट आईपी के जरिए, वाइड एरिया नेटवर्क में आप बात करते हो पब्लिक आईपी के जरिए। पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी एक दूसरे से बात नहीं कर सकते डायरेक्टली, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क वाला डिवाइस वाइड एरिया नेटवर्क वाले से डायरेक्ट बात नहीं कर सकता, वाइड टू वाइड कर सकता है। आपके डिवाइस के पास पब्लिक आईपी है, मेरे डिवाइस के पास पब्लिक आईपी है, दोनों डायरेक्टली बात कर लेंगे। आपके डिवाइस के पास प्राइवेट आईपी है, मेरे डिवाइस के पास प्राइवेट आईपी है, दोनों डायरेक्टली बात कर लेंगे। कंडीशन इतनी होनी चाहिए कि दोनों सेम लोकल एरिया नेटवर्क में हो, ठीक है। लेकिन दोनों अगर अलग अलग इसमें है, अलग अलग नेटवर्क में है, तो ये दोनों बात डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो बात करेंगे कैसे? अगर इस डिवाइस में इंटरनेट चल रहा है, ठीक है, मैं अगर गूगल चला रहा हूँ, ये भले यहाँ के वाईफाई से कनेक्ट हो, इसके पास प्राइवेट आईपी है ना। अब अगर ये गूगल से बात कर रहा है तो किसी ना किसी तरीके से तो बात कर ही रहा है वाइड एरिया नेटवर्क से, लेकिन ये डायरेक्टली बात नहीं कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ये बीच में कुछ प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं पोर्ट फॉरवर्डिंग, ठीक है। बिना पोर्ट फॉरवर्डिंग के आप बात नहीं कर सकते हैं जब दोनों अलग अलग नेटवर्क में रहेंगे। अब वापस बढ़ते हैं इस डायग्राम पे, ठीक है, फिर यहीं आ गए अपन, इसको एक बार इरेज कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर अगर आप डायग्राम में देखो तो आपको दो आईपी दिख रही होगी, एक है पब्लिक आईपी और दूसरी है प्राइवेट आईपी, ठीक है। अब देखो जो राउटर से जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट है ना, 4-5 डिवाइसेस, फर्क नहीं पड़ता है कि ये वायर्ड कनेक्शन में कनेक्ट हो या वायरलेस में कनेक्ट हो, ठीक है, दोनों में ही काम करता है, प्रॉपर बराबर काम करता है। तो यहाँ पे जो राउटर से जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट है, जैसे कि अपन को यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 डिवाइसेस दिख रहे हैं जो कनेक्ट है, और ये डिवाइसेस कुछ वायर्ड कनेक्शन में कनेक्ट है, कुछ वायरलेसली कनेक्ट है, ठीक है। तो ये जो राउटर और ये
जो ये 4-5 डिवाइसेस हैं, 5-6 डिवाइसेस, ये मिलके क्या बना रहे हैं, एक लोकल एरिया नेटवर्क बना रहे हैं, एक लैन बना रहे हैं, ठीक है, ये एक लैन बना रहे हैं। यही हमने एग्जांपल में देखा था। अब देखो हुआ क्या, ये जो आईएसपी है, जैसे ही इसने इंटरनेट का कनेक्शन दिया इस राउटर को, इसने बाकी डिवाइसेस को नहीं दिया, इसने किसे दिया, राउटर को दिया, ठीक है। आपके केस में आपका मोबाइल होगा जिसको डायरेक्ट इंटरनेट का कनेक्शन देगा जैसे ही आप डेटा ऑन करोगे, ठीक है। और आपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन कर लिया, 5-6 डिवाइसेस कनेक्ट कर लिए, तो आपका मोबाइल जिससे हॉटस्पॉट ऑन है और जो 5-6 डिवाइसेस जो उससे कनेक्ट है, ये मिलके क्या बनाएंगे, एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाएंगे। जब ये लोकल एरिया नेटवर्क ये जो बनाएंगे, इसमें जब ये डिवाइसेस बात करेंगे, जो होस्ट एक दूसरे से बात करेंगे, तो प्राइवेट आईपी का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये जो आईएसपी है, इसने जैसे ही इसे राउटर को इंटरनेट का कनेक्शन दिया, इसने क्या किया, एक आईपी असाइन कर दी इसको। आईएसपी के पास क्या होता है, पूरी बैंडविड्थ होती है। बैंडविड्थ मतलब एक पूरी रेंज होती है आईपी की, है ना। फॉर एग्जांपल 100 से लेके 500 तक की जो रेंज है ये खरीद ली जियो ने, 500 से 700 तक की जो रेंज है ये खरीद ली एयरटेल ने, 700 से 800 तक की खरीद ली आइडिया ने, ठीक है। ये आईपी की रेंज की मैं बात कर रहा हूँ। आईपी ऐसी दिखती नहीं है, लेकिन जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो रेंज है 100 से 500 तक की, जियो को पता है इसके कस्टमर बेस बड़ा है, तो इसने क्या करी, एक बड़ी रेंज खरीदी, है ना। दूसरे आईएसपी ने दूसरी रेंज खरीद ली, अपने अपने हिसाब से इन लोगों ने रेंज खरीदी, और जिस रेंज को ये परचेस करते हैं, इस रेंज को हम बोलते हैं बैंडविड्थ। बैंडविड्थ आपने सुना होगा, तो इसी रेंज को हम बोलते हैं बैंडविड्थ। तो आईएसपी क्या करते हैं, ये बैंडविड्थ को परचेस कर लेते हैं। अब इन लोगों ने बैंडविड्थ तो परचेस कर ली, यानी कि एक आईपी की रेंज परचेस कर ली। अब जब भी इनका यूजर इंटरनेट चलाना चाहेगा, तो ये क्या करेंगे, अपनी बैंडविड्थ में से जो भी इनके पास आईपी अवेलेबल रहेगी उस टाइम पे वो प्रोवाइड कर देंगे। वो डेटा बंद करेगा तो वापस ले लेंगे, वो आईपी किसी दूसरे को असाइन कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो, ये राउटर को जैसे इंटरनेट का कनेक्शन मिला, तो आईएसपी ने क्या किया, इसने अपनी बैंडविड्थ में से जो भी इसके पास आईपी अवेलेबल थी, एक रैंडम पब्लिक आईपी इसे असाइन कर दी, ठीक है। ये रही वो पब्लिक आईपी 82.102.50.19। और इस राउटर ने क्या किया, इस राउटर ने बाकी डिवाइसेस के साथ इंटरनेट शेयर किया, है ना, बाकी डिवाइस के साथ कनेक्ट हो गया और एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाया। इन लोगों ने मिलकर, सिर्फ इन लोगों ने मिलकर, जो सर्कल के अंदर है, ये एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाया। और लोकल एरिया नेटवर्क में जब हम बात करेंगे तो प्राइवेट आईपी के जरिए करेंगे। तो हुआ क्या, जैसे ही बाकी डिवाइसेस इससे कनेक्ट हुए, तो राउटर ने क्या किया, राउटर ने इन सभी को पब्लिक आईपी असाइन करी। आईएसपी ने नहीं करी पब्लिक आईपी, किसने करी, राउटर ने करी। तो राउटर ने क्या किया, इन सभी को पब्लिक आईपी असाइन करी, जैसे इसे 101, इसे 104 दे दी। लेकिन इन सभी को आईपी असाइन करने के पहले राउटर ने क्या किया, राउटर को भी तो बात करनी पड़ेगी इनसे। कैसे करेगा, प्राइवेट आईपी के जरिए करेगा। तो राउटर ने क्या किया, जो सबसे पहली आईपी थी, सबसे पहली प्राइवेट आईपी जो थी 0.1, ये आईपी इसने खुद के लिए रख ली, और इसके बाद वाली आईपी बाकी डिवाइसेस को असाइन करी। तो 0.1 इसने रखी खुद के लिए, और इसके बाद वाली आईपी 0.2 हो सकती है, 0.10 हो सकती है, 101 हो सकती है, 104 हो सकती है। उसके बाद वाली आईपी जो है ये बाकी डिवाइसेस को असाइन करी, ठीक है। अब जो राउटर ने अपने लिए जो प्राइवेट आईपी निकाल के रखी थी, इसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट गेटवे। इसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट गेटवे। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है। अब हुआ क्या, यहाँ पर ये जो भी डिवाइसेस हैं लोकल एरिया नेटवर्क में, इनमें से किसी के भी पास पब्लिक आईपी नहीं है, यानी कि इंटरनेट में बात नहीं कर सकते। लेकिन अगर इन्हें इंटरनेट में बात करनी है तो क्या करेंगे, ये राउटर के जरिए, राउटर की पब्लिक आईपी के जरिए बात करेंगे, ठीक है। तो अगर इस डिवाइस को, ये 104 को अगर 101 से बात करनी है या इससे बात करनी है, राउटर से बात करनी है, तो क्या करेगा, इनके प्राइवेट आईपी के जरिए बात करेगा। ये 104 बात करेगा 101 से, ये 104 बात करेगा 0.1 से, है ना, 0.1 से। ये यहाँ पर बात करेंगे तो प्राइवेट आईपी के जरिए बात करेंगे। लेकिन अगर इंटरनेट में बात करनी है, मान लो गूगल को एक्सेस करना है, तो उस केस में क्या होगा, पब्लिक आईपी का यूज़ किया जाएगा, क्योंकि बिना पब्लिक आईपी के आप इंटरनेट नहीं चला सकते। और पब्लिक आईपी किसको असाइन हुई है, राउटर को असाइन हुई है, ठीक है। एक चीज़ और समझते हैं,
कि जो पब्लिक आईपी है ना, ये आपके रियल नेम की तरह है, ये उस नाम की तरह है जो कि आधार कार्ड में है। तो इसे सभी लोग जान पाएंगे इंटरनेट में, है ना, सभी लोग जान पाएंगे कि ये आईपी किसके पास है। लेकिन जो प्राइवेट आईपी है, ये आपके आधार कार्ड के नाम की तरह नहीं, ये आपके निकनेम की तरह है, जिसकी कुछ लिमिटेशन होगी, यानी कि आपके घर वाले जानेंगे, आपके लोकल एरिया वाले लोग ही जानेंगे। इंटरनेट में किसी को भी नहीं पता है कि 101 किसके पास है, इंटरनेट में किसी को भी नहीं पता है कि 104 किसके पास है। ये जो प्राइवेट आईपी है, इसकी इंटरनेट वर्ल्ड में कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। लेकिन किसकी एग्जिस्टेंस है? पब्लिक आईपी की है, ठीक है, पब्लिक आईपी की एग्जिस्टेंस है। तो होगा क्या, मान लो ये जो मोबाइल है 100 वाला, ठीक है, इसके पास तो प्राइवेट आईपी है। अब ये मोबाइल क्या करता है, मोबाइल कनेक्ट है या राउटर के साथ, और ये मोबाइल कोई साइबर क्राइम परफॉर्म कर देता है, ठीक है, इसने कोई साइबर क्राइम परफॉर्म किया, तो होगा क्या, जो इंटरनेट में जो आईपी जाएगी वो किसकी जाएगी? राउटर की जाएगी, क्योंकि इंटरनेट में बात करने के लिए तो पब्लिक आईपी की जरूरत थी। तो हुआ क्या, इंटरनेट में आईपी गई राउटर की। तो जब भी जो एजेंसीज है वो ट्रैक करेगी कि ये क्राइम किसने किया, तो वो उन्हें ट्रैक रिकॉर्ड में दिखेगा कि जो पब्लिक आईपी आई थी वो आई थी राउटर की। तो क्या करेंगे, वो आएंगे और इस राउटर को पकड़ लेंगे। ये राउटर जिस भी पर्सन के नाम से रजिस्टर रहेगा, या ये सिम जिस भी पर्सन के नाम से रजिस्टर रहेगा, ये उसे पकड़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि इन्हें तो लग रहा है कि क्राइम इसने किया, भले क्राइम इसने नहीं किया। ये पता लगे कि इस राउटर के जरिए ये इस डिवाइस तक पहुंच जाएंगे, है ना, लेकिन ये नहीं जानते कि ये 100 आईपी किसकी थी। ये तो पता ही नहीं कि 100 ने रिक्वेस्ट करी थी। इनके रिकॉर्ड में तो गया कि ये राउटर की आईपी ने रिक्वेस्ट करी थी, ठीक है। तो होगा क्या, इस केस में क्या होगा, जो राउटर रहेगा वो फंसेगा, जो वो डिवाइस है वो नहीं फंसेगा, क्योंकि उसकी तो आइडेंटिटी गई ही नहीं है, ठीक है। लेकिन राउटर के जरिए बिल्कुल इस डिवाइस तक पहुंचा जा सकता है, ठीक है, मल्टीपल तरीके होंगे पहुंचने तक, पहुंचने के। तो इस तरीके से काम करता है। यहाँ तक क्लियर है? किसी की कोई भी क्वेरी है तो पूछ लो। हाँ, थोड़ा तेज बोलो। पहुंचा जा सकता है, बिल्कुल पहुंचा जा सकता है, ठीक है। पहुंचने के लिए टाइम जरूर लगेगा, थोड़े से एफर्ट्स लगेंगे, लेकिन पहुंचा जरूर जा सकता है। क्योंकि देखो, जब ये राउटर के पास आएंगे ना, राउटर को बोलेंगे कि तुमसे कौन कौन कनेक्ट था, जिस समय जिस तारीख को जब ये क्राइम कमिट हुआ था, उस समय आपसे कौन कौन डिवाइस कनेक्ट थे। राउटर बताएगा ये डिवाइस कनेक्ट थे, फिर ये क्या करेंगे, इस डिवाइस तक पहुंचेंगे, है ना। लेकिन जो पहले जो कॉलर पकड़ी जाएगी वो राउटर की पकड़ी जाएगी, ठीक है। लेकिन सर डिवाइस मतलब राउटर से डिस्कनेक्ट होने के बाद मतलब देखो, जब ये डिवाइस इस राउटर से कनेक्ट हुआ होगा ना, तो ये ऑथेंटिकेट किया होगा, इसने आईडी पासवर्ड डाले होंगे, ठीक है ना। उसका मैक एड्रेस चलेगा, जो हम आइडेंटिटीज की बात कर रहे थे अभी, है ना। मैक एड्रेस होता है, पब्लिक आईपी होती है, प्राइवेट आईपी होती है, लोकल होस्ट होती है। उसमें से जो काम की चीज़ थी वो थी मैक एड्रेस। ये मैक एड्रेस चला गया राउटर के पास, और मैक एड्रेस हर एक डिवाइस का यूनिक होता है ना। तो मैक एड्रेस के थ्रू कंपनी बहुत आसानी से पता लगा सकती है कि ये जो मैक एड्रेस वाला डिवाइस था, ये किस पर्सन ने खरीदा था, कब खरीदा था, कहाँ से खरीदा था, ये सभी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। लंबे टाइम तक रखता है, जब तक आप डिवाइस को फॉर्मेट नहीं करोगे। और डिवाइस को आपने फॉर्मेट कर भी दिया तो भी जो फॉरेंसिक्स की टीम है, डिजिटल फॉरेंसिक्स की टीम है, वो क्या करेगी, उस डेटा को खोद के निकाल लेगी, ठीक है। हाँ, किसी पता हो तो ये एक ऐसा रास्ता है जिससे मैं पकड़ा जा सकता हूँ। हाँ, तो फिर इसका कोई तो नहीं। देखो एक्चुअल में क्या है, देखो बिल्कुल, ये देखो, इस डिवाइस की तो कोई वैल्यू है नहीं, ठीक है। इस डिवाइस के पास जो प्राइवेट आईपी है, इसकी तो कोई वैल्यू है नहीं, इंटरनेट में तो कोई नहीं जानेगा। और ये डिवाइस बिल्कुल अपने 100% कोशिश करेगा बचने के लिए, ठीक है। हो सकता है ये डिवाइस आके कनेक्ट हो जाए, डिस्कनेक्ट हो जाए, फिर भाग जाए, कहीं पे दूर भाग जाए, लेकिन ये ज़्यादा दूर नहीं भाग पाएगा, ठीक है। क्योंकि जब जैसे ये कनेक्ट हुआ ना इस राउटर के साथ, तो इसने अपना मैक एड्रेस शेयर कर दिया है। इस राउटर के जरिए ही है यहाँ तक, इस डिवाइस के जरिए तक पहुँचा जा सकता है। मैक एड्रेस चेंज कर सकते हो, लेकिन मैक एड्रेस कभी भी परमानेंटली आप चेंज नहीं कर सकते,
ये उसके लिए, मतलब जिस टाइम कनेक्ट होते हैं उस टाइम तो रैंडमली चेंज करेगी। हाँ उस टाइम वो रेंडमली चेंज कर सकता है। इसमें भी देखो लिमिटेशंस रहेगी। अब वो जो डिवाइस से कनेक्ट हुआ है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें रहती है। कितना दूर भागेगा, ज़्यादा दूर नहीं भाग पाएगा। सीसीटीवी कैमरास होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। नियर बाय लोकेशन को सर्च किया जाता है, फॉरेंसिक्स रिपोर्ट निकाली जाती है। मैक एड्रेस उसने चेंज किया, ठीक है, उसके मैक एड्रेस को बैक ट्रैक किया जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें जो परफॉर्म करी जा सकती है, जिसको हम अभी समझ भी नहीं सकते इतने कम नॉलेज के साथ। हाँ देखो, मैक एड्रेस को जब हम चेंज करते हैं ना, तो एक सजेस्ट किया जाता है तो कि आप मिनिमम 3 बार तो चेंज करो, ताकि बैक ट्रेस किया जाए ना तो आपको पिछला फेक मैक एड्रेस मिले। लेकिन बिल्कुल अगर निकालना रहेगा ना तो पिछले तरीकों को आपको बैक ट्रेस कर ही पाए। रैंडमली नहीं होता है कुछ भी, मतलब हाँ रेंडमली भी चेंज हो जाता है। कंपनी की मतलब उसमें कोई वो नहीं होता। देखो रेंडमली भी आप चेंज कर सकते हो मैक एड्रेस को, है ना, लेकिन रैंडम मैक एड्रेस को भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है, वेंडर्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। स्पूफ करते हैं जैसे, मतलब इस डिवाइस का मैक एड्रेस है, मैंने इसका स्पूफ करके हाँ वैसे क्राइम किया होता है। हाँ देखो स्पूफ करके तो बिल्कुल आपने उनको तो फंसा दिया, लेकिन आप भी तो कनेक्ट हुए थे, ठीक है। तो आप जब उससे कनेक्ट हुए थे, आपकी जो भी आइडेंटिटीज गई थी, या जब आप उस लोकेशन में प्रेजेंट, तो आप फिजिकली तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, है ना, क्योंकि आप उसके लोकल एरिया नेटवर्क में रेंज हो। अगर मैं ये कोई यहाँ के वाईफाई कनेक्ट हूँ तो मुझे यहाँ तो प्रेजेंट रहना पड़ेगा। तो जब मैं आया तो यहाँ पे बाकी रिकॉर्ड्स भी निकाले जाएंगे, ठीक है। लॉग क्लियरिंग के ऑप्शन भी होते हैं। लॉग भी क्लियर करोगे, लॉग्स को भी निकाला जा सकता है। जैसे कि मैंने बताया, आप किसी भी चीज़ को रिमूव कर दोगे तो उसे डिजिटल फॉरेंसिक की टीम निकाल सकती है, ठीक है। आपने आपके सिस्टम को फॉर्मेट कर दिया, आपने आपके डिवाइस को फॉर्मेट कर दिया, आपने आपके पेन ड्राइव को फॉर्मेट कर दिया, उसके अंदर के डेटा को आप तब भी निकाल सकते हो। लॉग्स को आप ऐसे ही मॉडिफाई नहीं कर सकते जब तक आपको उस सिस्टम का एक्सेस ना हो, ठीक है। और लॉग्स को अगर आप मान लो आपको सिस्टम का एक्सेस मिल भी गया, लॉग्स अलग अलग जगह पे जाके सेव होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, हर ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग जाके सेव होते हैं। तो आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि आपको लॉग्स गए तो कहाँ कहाँ गए। अलग अलग टाइप के लॉग्स बनते हैं, सिस्टम लॉग बनते हैं, सिक्योरिटी लॉग्स बनते हैं, एप्लीकेशन लॉग बनते हैं। और लॉग को आपने डिलीट कर दिया तो भी एक लॉग बन जाएगा कि आपने लॉग को डिलीट किया है, ठीक है। एक लॉग तो बच ही जाएगा। तो बैक ट्रेस बिल्कुल हो सकते हैं, इसी प्रकार से पकड़े जाते हैं। देखो टाइम लग सकता है, लेकिन बिल्कुल 100% पॉसिबल नहीं है कि आप खुद को 100% सिक्योर कर पाओगे इस चीज़ में, ठीक है। जो साइबर क्राइम करते हैं उनके अंदर भी इतना कॉन्फिडेंस ऐसे ही नहीं आता है, ठीक है। काफ़ी चीज़ें पड़ी रहती है, नॉलेज रहता है, तब उनको लगता है कि नहीं हम नहीं पकड़े जाएंगे। लेकिन जब वो परफॉर्म कर लेते हैं, है ना, उनको लगता है कि हमने सब चीज़ों को कर लिया, सब चीज़ें हम लोगों ने बचने के लिए ट्राई कर ली, लेकिन उसके बाद भी पकड़े जाते हैं। क्योंकि सर टाइम को आप एक्सटेंड कर सकते हो, आप खुद को बचा नहीं सकते, ठीक है। ये चीज़ समझनी होगी आप लोगों को। अब देखो फिर से अपन समझते हैं कि इंटरनेट काम कैसे करता है, ठीक है। इन डिवाइसेस के पास प्राइवेट आईपी है, ये इस डिवाइस के पास है पब्लिक आईपी, ठीक है। इंटरनेट में बात करना है तो पब्लिक आईपी के जरिए मैं करूँगा। अब मान लो इस डिवाइस को, ये डेस्कटॉप जो है, इसे गूगल को एक्सेस करना है, तो गूगल से कैसे बात कर पाएगा? गूगल तो पब्लिक आईपी में है, वाइड एरिया नेटवर्क में, तो कैसे बात करेगा, इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। अभी तक मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि राउटर को हमने ऑन कर दिया है, तो राउटर को पब्लिक आईपी मिल चुकी है, राउटर से 5-6 डिवाइसेस कनेक्ट हो चुके हैं, तो राउटर ने भी प्राइवेट आईपी असाइन कर दी है, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ पर जो डेस्कटॉप है ये अपने ब्राउज़र में गया और इसने लिखा google.com और अपने ब्राउज़र में एंटर प्रेस किया। जैसे ही एंटर प्रेस करेगा, एक रिक्वेस्ट के पैकेट जनरेट होंगे, एक नहीं होंगे, बहुत सारे रिक्वेस्ट के पैकेट जनरेट होंगे, ठीक है, डेटा पैकेट से जनरेट होंगे। और ये पैकेट्स क्या करेंगे, ये जो पैकेट्स हैं ये जनरेट होके जाएंगे इस राउटर तक, ठीक है, राउटर तक जाएंगे। यानी कि ये जो प्राइवेट आईपी है 104 है ना, ये सोर्स आईपी रहेगी। सोर्स आईपी क्या होती है? सोर्स वो जगह होती है जहाँ से जनरेट होती है चीज़ें, जहाँ से निकलती है, ठीक है। तो सोर्स आईपी होगी 104 और डेस्टिनेशन आईपी कौन सी होगी? 0.1, जहाँ जाना है। तो प्राइवेट टू प्राइवेट जाएंगी ये, ठीक है। तो ये जो भी पैकेट्स होंगे जो रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे गूगल को एक्सेस करना है, ये पैकेट से जाएंगे राउटर की प्राइवेट आईपी पे। और उसके बाद राउटर क्या करेगा, राउटर यहाँ से आईपी को स्विच कर देगा, ठीक है। उसके पास एक प्राइवेट आईपी भी थी, पब्लिक आईपी भी थी, तो राउटर ने क्या किया, इस बार पैकेट को स्विच किया। इसने अपनी प्राइवेट आईपी को अपनी पब्लिक आईपी को यूज़ करते हुए
है ना, जिससे कि ये इंटरनेट में बात कर पाएगा। इस पब्लिक आईपी का यूज़ करते हुए इसने इंटरनेट पे पैकेट को फॉरवर्ड कर दिया। अब जब इसने इंटरनेट पे पैकेट फॉरवर्ड किया तो यहाँ पे सोर्स आईपी हो गई ये वाली और डेस्टिनेशन आईपी हो गई गूगल की। ठीक है, मान के चल रहा हूँ मैं गूगल की आईपी है 4.4.4.4, बस एक मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। तो सोर्स आईपी हो गई ये वाली, डेस्टिनेशन आईपी होगी 4.4.4.4। पैकेट्स के हेडर को मतलब वो करता है ना, हाँ, हेडर्स को बस चेंज करता है। मतलब किस बेसिस पे करता है? किस बेसिस पे करता है मतलब ये राउटर जैसे अपन मतलब लोकल हाँ। नेटवर्क में अपन रिक्वेस्ट करते हैं हाँ। और ये राउटर बीच में अपने हेडर को चेंज करता है, हाँ। जैसे वो अपनी आईपी लगा देता है, अपनी आईपी लगा देता है। सिर्फ हेडर की वैल्यू को करता है कोई नहीं, ये सिर्फ ये चीज़ देखता है कि इसकी आईपी क्या है और डेस्टिनेशन क्या है। ठीक है, तो जस्ट ये आईपी को रिप्लेस कर देता है, एड्रेस को रिप्लेस कर देता है। ठीक है, इसे कुछ ऐसा समझो कि अब अगर आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो तो टिकट पे लिखा होता है कि आप कहाँ से कहाँ तक जा रहे हो। ठीक है, तो ये जो पैकेट है ना, ये एक टिकट की तरह है जिस पे लिखा हुआ है कि पैकेट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो राउटर ने क्या किया, राउटर तक तो आ गया ये। अब राउटर को पता है कि ये पैकेट को इंटरनेट पे भेजना है, तो राउटर ने क्या किया, राउटर ने जो सोर्स आईपी थी वो चेंज कर दी, इसमें खुद की आईपी रिप्लेस कर दी और इस पैकेट को आगे इंटरनेट पर फॉरवर्ड कर दिया। ARP 40 इसको आगे समझेंगे अपन। ARP थोड़ी सी अलग चीज़ है, अभी समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो होगा क्या, राउटर ने अपनी आईपी का यूज़ करते हुए इस पैकेट को इंटरनेट पे भेज दिया। अब सोर्स आईपी हो गई 82 वाली और डेस्टिनेशन आईपी हो गई 4 वाली। ठीक है, अब जब ये रिक्वेस्ट का पैकेट गया इंटरनेट पे तो जो सर्वर है यानी कि जो गूगल है वो क्या करेगा, इस चीज़ का रिप्लाई देगा। वो या तो बोलेगा आप इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो या फिर वो मना कर देगा। दोनों ही केस में वो रिप्लाई तो करेगा और जो वो रिप्लाई करेगा उसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्स। तो होगा क्या, गूगल के एंड से रिस्पॉन्स के पैकेट जनरेट होंगे यानी कि रिप्लाई वाले पैकेट जनरेट होंगे। ठीक है, जब हमने बोला था कि मुझे इसे एक्सेस करना है तो वो रिक्वेस्ट का पैकेट जनरेट हुआ था, जब रिप्लाई में आएगा मुझे तो वो रिस्पॉन्स का पैकेट होगा। ठीक है, तो रिस्पॉन्स का पैकेट गूगल क्या करेगा, रिप्लाई देगा, या तो बोलेगा एक्सेस कर सकते हो तो वेबसाइट की कोडिंग भेज देगा, अगर मना कर देगा कि आप एक्सेस नहीं कर सकते तो वो मैसेज भेज देगा कि आप एक्सेस नहीं कर सकते। दोनों ही केस में ये पैकेट तो भेजेगा, डेटा पैकेट्स में ही ट्रेवल करते हैं। तो रिस्पॉन्स का जो पैकेट भेजेगा ये पैकेट कहाँ आएगा, ये पैकेट आएगा किसके पास आएगा, राउटर की पब्लिक आईपी पे आएगा। ठीक है, क्यों आएगा राउटर की पब्लिक की आईपी पे, क्योंकि जब पैकेट जनरेट हुआ था, रिक्वेस्ट का पैकेट जनरेट हुआ था यहाँ से, तो इसकी सोर्स आईपी थी 82 वाली और डेस्टिनेशन थी 4 वाली। तो जब ये रिप्लाई वापस आएगा तो क्या होगा, इस टाइम जो सोर्स आईपी है ये चेंज हो जाएगी। सोर्स आईपी किसकी हो जाएगी, गूगल की हो जाएगी। ठीक है, सोर्स आईपी होगी गूगल की, ये होगी गूगल की। और क्योंकि रिक्वेस्ट आई थी राउटर की पब्लिक आईपी से तो डेस्टिनेशन क्या हो जाएगा, राउटर की पब्लिक आईपी हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो रिप्लाई आएगा ये भेजेगा राउटर की पब्लिक आईपी पे 82 पे। ठीक है, अब राउटर क्या करेगा, राउटर के पास आ गया रिप्लाई, राउटर क्या करेगा, फिर अपनी आईपी को स्विच करेगा। ठीक है, जो भी रिप्लाई आएगा उसे स्विच करेगा और अपनी प्राइवेट आईपी के जरिए यानी कि 0.1 जो कि हमारा डिफॉल्ट गेटवे है, इसके जरिए ये उसे भेज देगा जिसकी ओरिजिनल में रिक्वेस्ट जिसने जनरेट करी थी, यानी कि हमारा जो 104 वाला डिवाइस है इसके पास ये पैकेट भेज देगा, रिस्पॉन्स का पैकेट भेज देगा। क्या यहाँ तक क्लियर है? तो पहले प्राइवेट कनेक्ट करते हैं, उसका फिर ये पब्लिक से हाँ, पब्लिक से पब्लिक पे आया और फिर राउटर ने स्विच किया अपनी प्राइवेट आईपी में। लोकल एरिया नेटवर्क में जब उसे बात करनी होगी तो वो अपनी प्राइवेट आईपी के जरिए करेगा और इसने क्या किया, अपनी प्राइवेट से प्राइवेट पे भेज दिया और इसके पास जो फाइनली है ये पैकेट जनरेट हो गए। जो भी वेबसाइट की कोडिंग थी, जो भी रिप्लाई आया था वो इस पर पहुंच गया। अब इस तरीके से हम इंटरनेट चला पा रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ के वाईफाई से कनेक्ट हूँ तो क्या हो रहा है, मेरा सिस्टम भेज रहा है राउटर पे पैकेट, प्राइवेट टू प्राइवेट बात कर रहे हैं, राउटर अपनी पब्लिक आईपी के जरिए इंटरनेट पे पैकेट भेज रहा है, वहाँ से जो भी रिप्लाई आएगा वो आएगा राउटर पे, राउटर से फिर प्राइवेट आईपी के जरिए वो मेरे पास आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी किसकी एक्सपोज हुई, राउटर की एक्सपोज हुई, मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज नहीं हुई है। ठीक है, तो ये होता है बेसिक इंटरनेट का वर्किंग। अब देखो यहाँ पर दो चीज़ें और होती हैं। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी समझा रहा हूँ, समझ में ना भी आए ठीक है तो पूछ लेना
और अगर उसके बाद भी कुछ क्वेरीज रह जाती तो आगे जाके अपन इस चीज़ को समझने वाले हैं, ठीक है। दो प्रोटोकॉल होते हैं, एक का नाम है DHCP, दूसरा प्रोटोकॉल होता है इसका नाम है ARP, जैसा कि आपने पूछा था, ठीक है। जब हम IP असाइन करते हैं, यानी कि जब राउटर से बाकी डिवाइसेस कनेक्ट हुए, राउटर को पहली बार IP देनी थी, है ना, उसको एक रोल नंबर की तरह देना था, इनको IP 1 देनी थी, आपको 2 देनी थी, इधर 3 देनी थी। तो राउटर ने जिस प्रोटोकॉल का यूज़ किया उस प्रोटोकॉल का नाम है DHCP, ठीक है। अगर IP असाइन करनी है तो जिस प्रोटोकॉल के थ्रू असाइन करी जाती है वो प्रोटोकॉल होता है DHCP, जिसे हम बोलते हैं डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। अब देखो, जब IP असाइन करी तो DHCP के जरिए तो कर दी, नींद तो नहीं आ रही है, ठीक है। तो जब हमने IP असाइन करी तब DHCP के जरिए करी, अब IP तो असाइन हो गई, ठीक है। जैसे ही IP असाइन हो गई DHCP का काम खत्म, अब आएगा, अब ARP का रोल चालू होगा, ठीक है। ARP का फुल फॉर्म होता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, एड्रेस, है ना, ये काम की चीज़ें, इसे नोट करते जाना, है ना। परसों तक आप ये चीज़ें भूल जाओगे, पूरी चीज़ें भूल जाओगे। तो ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एड्रेस ARP का काम कब आएगा? जब IP असाइन हो चुकी होगी। जब पहली बार IP असाइन करनी होगी तब DHCP काम आएगा। एक बार IP असाइन हो गई, DHCP का काम खत्म हो जाएगा और फिर ARP का काम चालू होगा। ARP का काम होता है एड्रेस रिजॉल्व करना, DHCP का काम होता है IP असाइन करना, है ना। ARP का काम होता है एड्रेस रिजॉल्व करना। एड्रेस रिजॉल्व करने का मतलब ये हुआ कि ये कंफर्म करता है कि कौन से डिवाइस के पास कौन सा एड्रेस है, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है कि एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, ठीक है। यही पिछला एग्जांपल अपना पकड़ते हैं। देखो, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ये डिवाइस इंटरनेट चलाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा होगा, है ना, ये बाकी डिवाइसेस भी इंटरनेट के लिए रिक्वेस्ट कर रहे होंगे। कोई फेसबुक चला रहा होगा, कोई गूगल चला रहा होगा, हो सकता है एक से ज़्यादा डिवाइस गूगल चला रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि एक डिवाइस के अंदर भी अलग अलग टैब्स ओपन हो, है ना, अलग अलग रिक्वेस्ट कर रहे हो। तो अब राउटर के पास तो आ गई बल्क में रिक्वेस्ट, ठीक है। अब उसने, राउटर ने क्या करी, अपनी पब्लिक IP के जरिए इंटरनेट पर रिक्वेस्ट भेज दी, वहां से रिस्पॉन्स आया। अब राउटर को कैसे पता चलेगा कि कौन सा पैकेट किसको भेजना है? अब हो गई ना प्रॉब्लम, बल्क में तो आ गया, बहुत सारा डेटा आ गया। मान लो सभी लोगों ने गूगल को एक्सेस किया था, सबसे पहले अपन भी गूगल ही खोलते हैं, ठीक है। तो सभी ने गूगल को एक्सेस किया, है ना, और हुआ क्या है, राउटर के पास बल्क में रिक्वेस्ट आई और राउटर ने इस रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड कर दिया। अब जो रिप्लाई आया, रिप्लाई तो आ गया राउटर के पास। अब राउटर को ये पता करना है कि कौन सा पैकेट किसको भेजना है, ये राउटर के लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो राउटर को क्या करना है, एड्रेस रिजॉल्व करने की ज़रूरत पड़ी, यानी कि राउटर को ये पता करने की ज़रूरत पड़ी कि कौन सा एड्रेस किसके पास है और कौन से डिवाइस ने कौन सी रिक्वेस्ट करी थी। तो इसके लिए ये क्या करता है, ये जिस प्रोटोकॉल का यूज़ करता है इसका नाम है ARP, जो कि एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल होता है, जो एड्रेस रिजॉल्व करने के लिए मदद करता है। ये काम कुछ ऐसा करता है कि राउटर क्या करता है, हर सेकेंड्स में मल्टीपल टाइम्स पूछता है और कंटिन्यूसली पूछते ही जाता है कि who is 1.1, who is 1.1, who is 1.1, इसी टाइप से who is 1.2, who is 1.2, who is 1.2, who is 1.3, who is 1.3, who is 1.3। इस प्रकार से ये कंटिन्यूसली जितनी भी IP है ये पूछते जाता है। जो भी, अब मान लो इसने पूछा who is 1.104, 104, 104, ये बस पूछते गया। इनमें से जो भी डिवाइसेस 104 है ये क्या बोलेगा, मैं हूँ 104। जैसे ये बोलेगा 104 ये है, तो राउटर क्या करेगा, राउटर के पास जो भी 104 के लिए पैकेट आया होगा इंटरनेट से, राउटर के पास, राउटर ने जब फॉरवर्ड किया था तब इसने क्या किया था, इसने नोट करके रख लिया था कि 104 ने क्या चीज़ रिक्वेस्ट करी और 104 का मैक एड्रेस क्या है, ठीक है, और ये रिक्वेस्ट इसने फॉरवर्ड कर दी थी। अब गूगल से जब रिप्लाई आया तो जैसे रिप्लाई आया तो इससे पता है कि 104 ने ये चीज़ रिक्वेस्ट करी थी, तो इसने पूछना चालू कर दिया who is 104, who is 104, who is 104। राउटर ने ये कंटिन्यूसली पूछ रहा है ना। जो भी 104 रहेगा वो बोलेगा कि मैं हूँ 104। जैसे ही वो डिवाइस बोलेगा कि मैं हूँ 104, राउटर क्या करेगा, इस पैकेट को 104 को फॉरवर्ड कर देगा और अपने रिकॉर्ड्स में, है ना, इसके पास जो रिकॉर्ड्स होता है, यानी कि जो ARP टेबल होता है,
एड्रेस रिजोल्यूशन टेबल होता है, इसके अंदर ये अपडेट कर देगा कि 104 कौन से डिवाइस के पास है ना, कौन सी डिवाइस की आईपी है 104 और इस डिवाइस का मैक एड्रेस क्या है, और इन रिकॉर्ड्स को अपडेट कर देगा। ठीक है, इसी प्रकार से जो 105 के लिए आया होगा, मान लेते हैं 100 के लिए आया होगा, 100 ने भी रिक्वेस्ट किया था, तो जैसे ही 100 का पैकेट इसके पास रिप्लाई आ जाएगा तो क्या बोलेगा, पूछना चालू कर देगा हु इज 100, जो भी 100 होगा वो बोलेगा कि मैं हूँ 100, तो ये क्या करेगा, अपने ERP टेबल में अपडेट करेगा कि ये वाला पैकेट इसने इसे फॉरवर्ड कर दिया है, कौन से डिवाइस को फॉरवर्ड किया है, जिसके पास मैक एड्रेस दिस था, जिसके पास आईपी अपनी दिस थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इस प्रकार से ये एड्रेसेस को रिजॉल्व कर पाता है, यानी कि जिसने जो भी पैकेट मांगा था उसका रिप्लाई सही आदमी को भेज पाता है। ठीक है, अच्छा क्या होगा अगर ये पूछ रहा है हु इज 104 और ये जो 101 है ये बोल दे कि मैं हूँ 104। हाँ, अगर इसने बोल दिया कि मैं हूँ 104, देखो ये जितनी भी चीज़ें हैं ना ये प्रॉपरली टेक्नोलॉजी के बेसिस पे काम कर रही है, तो ये माल फंक्शन नहीं करेगी। ठीक है, लेकिन अगर इस डिवाइस ने दिमाग लगाया और इसने अगर बोल दिया कि मैं हूँ 104, तो राउटर क्या करेगा, ये पैकेट 104 को भेज देगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जो 104 है इसने फेसबुक को एक्सेस किया, इसने आईडी पासवर्ड भेजे, वहाँ से डैशबोर्ड का पेज आया, अब राउटर पूछ रहा है हु इज़ 104। ठीक है, और अगर इस 101 ने क्या किया, इसने बोल दिया मैं हूँ 104, तो क्या करेगा, जो डैशबोर्ड का पेज था ये इसे ला के दे देगा। हाँ देखो 104 भी बोलेगा कि मैं भी हूँ 104। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये चीज़ों को दोनों जगह भेजेगा। लेकिन जब एक अटैक परफॉर्म करा जाता है तो इस केस में क्या किया जाता है, उसकी आईडी को चुराया जाता है, उसकी आइडेंटिटी को चुराया जाता है, यानी कि ये खुद बन जाता है 104 और 104 को डिस्कनेक्ट कर देता है ताकि पैकेट उस तक ना पहुंच पाए, पैकेट अपने पास आ जाए। हाँ, लूप हो गया, बिल्कुल लूप हो गया। ठीक है, इसलिए हमारे पास अलग अलग प्रोटोकॉल होते हैं, अलग अलग। कौन सी वाली, देखो डिस्कनेक्ट हो गया, जब डिस्कनेक्ट हो गया तो वो तो नेटवर्क के बाहर चला गया। ARP पॉइजनिंग इसे बोलते हैं, है ना। तो हम आईपी के सॉरी ARP रिक्वेस्ट के साथ जब वो पूछ रहा है, जो रिप्लाई किया था, तो फिर इसको जो मतलब इसका जो मेन चीज थी, इसमें तो गलत चीज अपने पास ले ली। हाँ, और उसकी जो मेन चीज वो नहीं आएगी इसके पास, है ना, वो नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि ये 104 बन के बैठा है, ये बोल रहा है कि मैं 104 हूँ। ठीक है, अब ये चीज़ें इतनी डायरेक्टली काम नहीं करती है, मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल दिया, थोड़ा सा मैं हिंट देना चाहता था कि अगर आप किसी की आईपी, अगर किसी सिस्टम ने बोल दिया, किसी दूसरे की आइडेंटिटी चुरा ली, उसको डिस्कनेक्ट कर दिया, तो इस प्रकार से अटैक परफॉर्म किया जा सकता है। ये इतना ईजी नहीं होता है परफॉर्म करना, लेकिन जस्ट मैं आपको एक आइडिया दे रहा था। ठीक है, तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही था। इन चीज़ों को एक बार रिवाइज कर लेना, जो भी अपनी आइडेंटिटी से किस प्रकार से काम करता है, फिर अपन आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हाँ, स्पूफिंग का मतलब यही होता है कि आप किसी और की आइडेंटिटी दिखाते हो, आप दिखाते हो कि मैं ये हूँ, आप होते हो। हाँ, हाँ, 101 वाले को उस अकाउंट का एक्सेस मिल जाना चाहिए, लेकिन अभी भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ और भी चीज़ें होती है, कुछ और भी सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स होते हैं जो वेरीफाई करते हैं। ठीक है, लेकिन एक बेसिक सा अगर मैं आपको प्रोसीजर बताऊं, अगर आपने ARP स्पूफिंग कर दी तो 104 के पास जो भी पैकेट आने थे वो आपके पास आने लगेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से मैन इन द मिडिल अटैक भी परफॉर्म किया जाता है, इसी प्रकार से सेशन हाईजैकिंग भी परफॉर्म करी जाती है। अब ये देख सकते हैं अपन उसको हाँ, मैनिपुलेट नहीं कर सकते, डेटा हमारे पास आ जाता है। ठीक है, हाँ, वायर फार्क से मॉनिटरिंग कर सकते हैं हम, डेटा पैकेट्स को एनालाइज कर सकते हैं, सेशन हाईजैकिंग। ठीक है, तो देखो अभी तो ये बस कंसेप्ट की हम बात कर रहे थे, तो आज के लिए इतना ही था। एक बार इस पार्ट को आप लोग नोट करना, इस चीज़ को रिवाइज करके आना कल पहले। ठीक है, क्योंकि कल तक आप काफ़ी सारी चीज़ें भूल जाओगे, फिर आगे की चीज़ों में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो कल क्लास आने के पहले 10 मिनट रिवाइज ज़रूर कर लेना। ठीक है, अभी जो भी हमने पढ़ा, क्या इसमें कोई क्वेरीज है? थोड़ी थोड़ी, ठीक है, पढ़ के आना, और जो भी क्वेरीज रहेगी तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, ओके गाइस।
हाँ देखो, अभी हमारी 1-2 दिन क्लासेस हमारी यही चलेगी 12 से, और उसके बाद टाइमिंग आपकी 2 से 3 हो जाएगी। कल 12 से 1 ही रहेगी, और उसके बाद हाँ अच्छा देखो, एक्चुअल में होता क्या है, जैसे कि आप लोगों के ना सब लोगों के टाइम्स ना अलग अलग हैं, ठीक है। तो जो मेजोरिटी लोगों ने जो टाइम स्लॉट मतलब अवेलेबल है, उस टाइमिंग स्लॉट को हमने सेलेक्ट किया है। हाँ क्या बोल रहे हो? देखो, टाइमिंग आपको नहीं बताई गई थी। अच्छा, एक बार काउंसलर से आप लोग डिस्कस कर लेना। वैसे देखो, अगर पॉसिबल हो, पॉसिबल मतलब करना अपने एंड पे कि 2 से 3 अटेंड कर पाओ। कौन सी? हाँ, और भी क्लासेस लेता हूँ मैं एक्चुअली। हाँ, हैकिंग की भी लेता हूँ, पेन टेस्टिंग की भी लेता हूँ, ऑनलाइन भी लेता हूँ, ऑफलाइन भी लेता हूँ, ठीक है। तो हाँ, तो देखो, अभी तो आप ही लोगों का बैच बना है ना, आप पहला बैच हो इस जगह का, ठीक है। तो टाइमिंग मतलब बाकी स्लॉट्स भी हमें देखने होते हैं ना, क्योंकि दूसरी क्लासेस भी चलती है, ठीक है। तो 2 से 3 का आपका टाइमिंग अभी तो नहीं होगा, मंडे से या मंडे के बाद से आप लोगों का 2 से 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम उसी टाइमिंग पे चलेंगे। तो एक बार ट्राई करना आप लोग आपके एंड पे उसे मैनेज कर पाओ, ठीक है। बाकी कुछ भी क्वेरीज रहेगी तो थोड़ा तेज बोलना। हाँ हाँ हाँ, देखो, एक्चुअल में क्या है, जब आप साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट की प्रोफाइल के लिए जब आपको एलिजिबल होना पड़ता है, तो आपको बेसिक्स कंप्लीट करने पड़ते हैं जो एथिकल हैकिंग के अंदर आते हैं, ठीक है। और जब सिक्योरिटी एनालिस्ट की प्रोफाइल के लिए आपको एथिकल हैकिंग के अलावा कुछ और चीज़ें भी आपको सीखनी पड़ती है, ठीक है। कुछ पेन टेस्टिंग वाले पार्ट आपको सीखने पड़ते हैं, थोड़ी नेटवर्क पेन टेस्टिंग आपको आनी चाहिए, थोड़ी वेब पेन टेस्टिंग आनी चाहिए, तो आप एक प्रॉपर सिक्योरिटी एनालिस्ट वाला वर्क कर पाते हो, ठीक है। तो इस करियर वाले पॉइंट पे, प्रोफाइल्स वाले पार्ट पे भी अपन डिस्कशंस करेंगे, धीरे धीरे करके इस पार्ट में आगे बढ़ते जाएंगे। एक बार देखना जरूर इसको, कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो क्लियर कर लेना। आगे जाओगे तो डाउट्स अगर लेके चलोगे ना, तो अपन तेजी से आगे बढ़ेंगे और फिर आपको प्रॉब्लम होने लगेगी, ठीक है।